हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे BHIC 108 का यूनिट 1 और हम लोग सारे यूनिट को कवर करेंगे। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे यूनिट्स कवर्ड रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 1। इसमें हम लोग जानेंगे कि 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्राइसिस हुआ था वो कैसे हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। 17th century European crisis, often termed as the general crisis, was a period of widespread turmoil marked by social, political, economic and environmental upheavals. 17th century में जो यूरोपियन क्राइसिस हुआ था वो एक बहुत सारी चीज़ का रिजल्ट था। बहुत सारे टर्मोइल्स हुए थे, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि यूरोप में क्राइसिस हो जाता है। This era witnessed significant disruption, including the 30 Years of War, the decline of power states Spain, Italy, and various religious crises, पर्टिकुलरली इन द मेडिटेरियन। हम लोग देखते हैं कि 30 ईयर्स ऑफ वॉर भी होता है यूरोप में, जिसका भी एक इफ़ेक्ट हम लोग यूरोपियन क्राइसिस में कह सकते हैं हुआ था। स्पेन, इटली में भी बहुत सारे पावरफुल स्टेट्स थे जो डिक्लाइन हो गए थे। रिलीजियस क्राइसिस हम लोग देखते हैं कैसे कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स के बीच में फाइट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द क्राइसिस। कहाँ से ओरिजिन हुआ इस क्राइसिस का और इस यूरोपियन क्राइसिस का कहाँ तक ही एक्सटेंट गया, कहाँ तक इसका एक्सटेंट था। द ओरिजिन ऑफ 17th century crisis are multifaceted, involving the climatic change, economic downturn, the political instability, and social unrest. The crisis extend across Europe, affecting various regions differently, but with common themes decline and upheaval. हम लोग देखते हैं कि 17th century crisis जो था एक मल्टीफिसेटेड था। इसमें बहुत सारे क्लाइमेट, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुए थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, सोशल अनरेस्ट था लोगों के बीच में, रिच पुअर के गैप की वजह से जो पुअर पीपल थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है यूरोप के सारे पार्ट्स में और डिफरेंट रीजन्स में इसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लाइमेट कैसे रोल प्ले किया यूरोपियन क्राइसिस को लेके, ये देखते हैं। द पीरियड नोन एज लिटिल आइस एज ब्रॉट कोल्डर टेम्परेचर लीडिंग द पुअर हार्वेस्ट, food shortage, and increased morality. The environment, stress, exacerbated social and economic tension. जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लाइमेट को लेके उतने सचेत नहीं रहते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि हम लोगों को कैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बट हम लोग प्लांट नहीं कर रहे हैं ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस समय क्या हुआ था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के पीछे पड़े हुए थे कि कैसे हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो। तो उसके वजह से वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा था क्लाइमेट का। तो एक कोल्डर आइस एज ब्रॉट कोल्डर टेम्परेचर हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोप में, जिसके वजह से हार्वेस्ट जो होता है वो बहुत पुअर होता है। फूड का शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि धूप जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी क्रॉप को ग्रो होने में। अब आप धूप उगेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगा, तो कैसे होगा क्रॉप का ग्रोन, वो नहीं होगा। तो फूड का शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से इंक्रीज मोरालिटी हो गया था, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया था। अगर फूड नहीं मिलेगा तो सोशल और इकोनॉमिक टेंशन्स बढ़ेगा। जैसे कि प्याज का दाम हम लोग देखते हैं बढ़ जाता है अगर प्याज का उपज अच्छे से नहीं होता है। तो वैसे ही उस समय हुआ था, इकोनॉमिक टेंशन्स बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो हार्वेस्ट को अफेक्ट किया था और हार्वेस्ट के चलते सोशल और इकोनॉमिक टेंशन बढ़ गया था। एग्रेरियन इश्यूज क्या क्या था? पुअर एग्रीकल्चर yield due to climatic condition led to widespread famine and malnutrition. This agrarian crisis resulted in higher food prices, peasant revolts, and rural depopulation as people moved to cities in search of better opportunities. हम लोग देखते हैं कि एग्रेरियन इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोपियन क्राइसिस को लेके, क्योंकि क्लाइमेट जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया था अच्छे से। बहुत सारे रीजन में बारिश ही नहीं हुई, जिसकी वजह से फेमिन हो गया, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई तो फ्लड आ गया। तो एक मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि फेमिन हो गया था, मैल न्यूट्रिशन हो गया था, लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था, फूड का जो प्राइजेस था वो हाइक हो गया था। तो जो पेजेंट्स थे वो रिवोल्ट करने लगे थे, वो लोग भी लोन लेके किए थे, तो उन लोगों को भी पैसा देना पड़ रहा था, अपना जो बैंक से इंटरेस्ट लिए थे वो। तो एक रूरल डीपॉपुलेशन देखने को मिलता है, लोग सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे और एग्रीकल्चर को छोड़ने लगे। Monetary and economic factors.
In the 17th century saw monetary instability including inflation and currency devaluation. Economic crises were fueled by declined productivity of mines, leading to shortage of precious metals, which were crucial for European economies. Trade disruption and the burden of war expenditure further strained the economies. हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी और इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 17th सेंचुरी के यूरोपियन क्राइसिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो और फ्यूल हो जाता है. प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गया था, माइनिंग में डिक्लाइन हो गया था, शॉर्टेज ऑफ मील्स, ये सब की वजह से प्राइस हाइक हो रहा था. तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स थे. Political and social unrest, political fragmentation, and power struggle were common, with numerous revolts and uprisings occurring across Europe. This period saw the rise of absolutist states, which often led the conflict between emerging centralized powers and traditional feudal structure. हम लोग एक political social unrest देखते हैं bourgeois और proletariats के बारे में, जैसे मार्क्सिस्ट ने कहा है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है एक रिफ्ट क्रिएट करती है बिटवीन bourgeois एंड बॉर्जियस एंड प्रोलिटेरियट्स. बॉर्जियस हो गए जो रूलिंग स्टेट होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, और प्रोलिटेरियट्स कौन होते हैं, जो वर्किंग क्लास होते हैं. तो एक रिफ्ट क्रिएट हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था. जो रिच थे वो रिचर होते जा रहे थे, जो पुअर थे वो और गरीब होते जा रहे थे. The 30 Years of War, 1618 to 1648. The 30 Years of War was a significant conflict within the borders of the 17th century crisis with profound and long-lasting impact. 17th century European crisis में 30 years of war जो 1618 से 1648 तक हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोपियन क्राइसिस को लेकर. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? द वॉर बिगेन एज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द होली रोमन एम्पायर बट क्विकली एक्सपैंडेड इनटू ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर्स. तो ये 30 years ऑफ वॉर का स्टार्ट एक रिलीजियन के लिए हुआ था, एक होली रोमन एम्पायर में जो कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में फाइट हो रहा था उसके लिए हुआ था, क्योंकि जो रूल्स थे, रिचुअल्स थे, वो काफ़ी रिजिड हो गए थे. तो कैथलिक का कहना था कि नहीं, हम लोग अब अलग बनाएंगे, अलग चर्च क्रिएट करेंगे. इम्पैक्ट क्या था इस वॉर का इम्पैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग था. लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, मनी सब हुआ था. द वॉर डिवास्टेटेड मच ऑफ सेंट्रल यूरोप, पर्टिकुलरली इन द जर्मन स्टेट, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, सोशल डिसइंटीग्रेशन. द पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648 ended the war but left many regions in ruins and altered the political landscape of Europe. और ये 30 years of war कैसे एंड होता है? जब वेस्टफेलिया का ट्रीटी साइन होता है तब ये एंड होता है. बट ये ख़त्म होते होते बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, मनी हो चुका था. मेडिटेरियन कंट्रीज एंड द 7th सेंचुरी क्राइसिस. मेडिटेरियन कंट्रीज कैसे कंट्रीब्यूट किए 7th सेंचुरी क्राइसिस को लेके? द क्राइसिस ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द मेडिटेरियन रीजन, पर्टिकुलरली इन द स्पेन एंड इटालियन स्टेट. जो क्राइसिस हुआ 17th सेंचुरी में, उसका इम्पैक्ट हम लोग स्पेन में भी देखते हैं और इटली में भी देखते हैं. डिक्लाइन ऑफ स्पेन हो जाता है. वन ऑफ द डोमिनेंट ग्लोबल पावर, स्पेन फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन द 7th सेंचुरी. मिलिट्री डिफीट सच एज द लॉस ऑफ स्पेन आर्मरेट्स, कॉस्टली colonial ventures drained the treasury. Economic decline was exaggerated by inflation and dwindling population due to immigrants, plague and war casualties. हम लोग देखते हैं कि स्पेन में डिक्लाइन होता है 17th सेंचुरी में. क्यों हो रहा था डिक्लाइन? क्योंकि इकोनॉमिक अनरेस्ट होता है, सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा था, जो वो गैप था रिच पुअर का वो वाइडन हो रहा था, और एक इकोनॉमिक इन्फ्लेशन भी हम लोग देखने को मिल रहा था. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ था. पॉपुलेशन जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे रूरल से अर्बन में. प्लेग जो था वो भी बढ़ गया था. तो ये सब चीज़ के वजह चलते डिक्लाइन ऑफ स्पेन होता है. डिक्लाइन ऑफ द इटालियन स्टेट. द इटालियन पेनिनसुला, प्रीवियसली हब ऑफ रेनेसेंस कल्चर एंड कॉमर्स, experienced economic stagnation and political fragmentation. The competition between city-states along with the foreign invasion and internal strips weakened Italy economic and political stability. इटली क्यों डिक्लाइन होता है? इटली के जो पीपल थे वो बहुत लग्जरी में रहना चाहते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे. तो फिर धीरे धीरे देखते हैं इन्फ्लेशन हो जाता है, इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो बहुत ख़राब हो जाता है पूरे यूरोप में. पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो जाता है. जो कंपटीशन था सिटी स्टेट्स में वो बढ़ने लगता है. फॉरेन से आके लोग इन्वेजन करने लगते हैं, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन था इटली का वो वीक हो जाता है. इम्पैक्ट ऑफ 17th सेंचुरी क्राइसिस. 17th सेंचुरी का क्या इम्पैक्ट रहा?
यूरोप में। द 17th सेंचुरी क्राइसिस हैज़ प्रोफाउंड एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन यूरोप। इसका बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहा। डेमोग्राफिक चेंजेस हम लोग देखते हैं। द क्राइसिस टू सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू वॉर, फेमिन एंड एपिडेमिक। रीजन्स लाइक जर्मनी एक्सपीरियंस सब्सटैंशियल पॉपुलेशन लॉस विच टुक डेकेड्स टू रिकवर। क्योंकि 17th सेंचुरी के क्राइसिस में एपिडेमिक आ गया था, मलेरिया ये सब आ गया था जिसको क्योर नहीं कर पाया जाता, चिकन पॉक्स आ गया था, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता है जिसको कवर करने में यूरोप को बहुत साल लग जाता है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत कम है पॉपुलेशन वहाँ का। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, द इकोनॉमिक टर्मोइल, एक्सेलरेटेड चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। Early modern economies can be traced back to the period of crisis and adaptation. Economic transformation हम लोगों को देखने को मिलता है as a result of 17th century crisis of Europe में। एक फ्यूडलिज्म स्टेट था वो अब कैपिटलिस्ट स्टेट में बदल चुका था। मॉडर्न इकोनॉमिक वहाँ पर अब चलने लगा था। पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन, द क्राइसिस कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ एब्सोल्यूट state as a central government strengthened their control to manage the turmoil. This period also saw the decline of previously dominant powers like Spain and emergence of a new power such as the France and England. हम लोग देखते हैं कि political reconfiguration start हो जाता है यूरोप में। तो जो डोमिनेंट पावर्स थे यूरोप में उनका अब डिक्लाइन हो गया था। सोशल शिफ्ट देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रक्चर वर ट्रांसफॉर्म्ड एज ट्रेडिशनल फ्यूडल हायरार्कीज वीकेंड द क्राइसिस एंड प्रमोटेड माइग्रेशन बोथ रूरल टू अर्बन अक्रॉस द रीजन्स लीडिंग टू शिफ्ट इनटू अ सोशल डायनामिक एंड लेबर मार्केट। हम लोग एक शिफ्ट इन मार्केट भी देखते हैं। पहले जो था लोग रूरल में रहते थे बट एक रूरल टू अर्बन शिफ्ट देखने को मिल रहा था, लोग माइग्रेट कर रहे थे अर्बन एरियाज में। Conclusion, the 17th century European crisis was complex, multifaceted period of upheavals with widespread impact across the continent. The interplay of climatic, economic, social and political factors created a pervasive sense of crisis that reshaped European geographies, economies and political landscape. Understanding the era period crucial insight into the evolution of modern Europe. 17th century of European crisis एक important upheaval हम लोगों को देखने को मिलता है, whether it was social, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, बट इसके क्राइसिस के वजह से एक मॉडर्न यूरोप का इवोल्यूशन भी होता है। सो वी आर डन विथ यूनिट 1 और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग यूनिट 2 करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।